कुंदन के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा सवाल है मेरा, और उसका जवाब अनंत जी दे दें, और उसके बाद हम कुंदन के पास चलेंगे। कि बिहार में विकास नहीं हो पाने का आपको क्या कारण लगता है? वहां पर जो राजनीति है वो, या फिर जो जातिवादी व्यवस्था है वो, जो बहुत गहराई से समाज में बैठी हुई है, वो ज्यादा समस्या है कि वहां की राजनीति? देखिए दिग्विजय जी, बिहार में का विकास में जो बिहार को ये छूटा है, उसके एक कारण नहीं है। उसको उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग वहां के जाति व्यवस्था को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और जाति व्यवस्था के लिए जितना बिहार बदनाम है, अगर जाति की बात की जाए तो भारत में हर स्टेट में कहीं ना कहीं जाति का बहुत बड़ा रोल रहता है राजनीति में। सिर्फ और सिर्फ बिहार ही में जाति का रोल नहीं है राजनीति में। वो एक इलेक्टोरल इशू है, वो अलग इशू है ना। सारा आप कर्नाटक देख लीजिए, आप आंध्रा देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, हर जगह रोल है ना जातियों का। तो इसलिए बिहार में सिर्फ और सिर्फ बिहार का जो डेवलपमेंट वाला जो एस्पेक्ट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार की जाति की राजनीति की समस्या नहीं है, बहुत सारा समस्या है। मैं एक पर आता हूँ, एक करके आता हूँ सभी के ऊपर। पहला जो बताइए जी। हाँ, तो हाँ, इसी में मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, मैं विशेष तौर पर विशेष तौर पे जो बिहार में जाति की समस्या की बात, मेरा सवाल उसी में मैं जोड़ देता हूँ कि बिहार में जब हम ऐसी बात करते हैं, और बिहार में क्योंकि जातियां तो पूरे भारत में है, और जाति आधारित जो भेदभाव है और चुनाव में किस तरीके से उसका इस्तेमाल पूरे देश में होता है, लेकिन बिहार के बारे में जो मेरा ये सवाल था उसका संदर्भ ये है कि बिहार ऐसा एक राज्य है भारत में जहां से बड़े स्तर पर आजादी के बाद से और आजादी से पहले भी बड़े स्तर पर राष्ट्रीय नेता निकलते रहे हैं, वैज्ञानिक, कलाकार, और बड़ी मात्रा में बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी निकलते रहे हैं। तो सवाल इसलिए ज्यादा रेलेवेंट है कि इतने 70 सालों में जब बिहार से इतनी बड़ी मात्रा में जो लोग, काबिल लोग प्रशासन में, राजनीति में, वैज्ञानिक में, कलाकार में, तो उसके बावजूद बिहार पिछड़े राज्यों में क्यों गिना जाता है? मेरा संदर्भ ये है, और अब आप उस सवाल का जवाब दीजिए। जी हाँ, जी हाँ। तो दिग्विजय जी, वहां पर बहुत सारा स्ट्रक्चरल कमियां रही हैं, बहुत सारा स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज जो है बिहार का रहा है। सबसे पहला बात करते हैं हम लोग ज्योग्राफिकल जो डिसएडवांटेज है, कि बिहार जो अपना है वो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। वहां पे जो बाकी राज्य हमेशा से ऐतिहासिक तौर पे अगर देखें आप पीछे से, तो जो बाकी राज्यों को एक कोस्टल लाइन होने के कारण जिस तरह का फायदा मिलता रहा होगा, वो बिहार को नहीं मिला। तो बिहार का लैंडलॉक्ड स्टेट होना एक नुकसान ये हुआ कि ट्रेड में बिहार को, उसके चलते जो इंटरनेशनल ट्रेड है, बिहार कहीं ना कहीं उसमें उसका नुकसान होता है। दूसरा बात, अंग्रेजों ने जो जमींदारी सिस्टम लागू किया था, उसका स्वरूप जो बिहार में लागू था वह भी बहुत ही एक शोषक प्रवृत्ति का था। वो बिहार में एग्रेरियन डिस्ट्रेस की तरफ ले गया। उसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था चंपारण मूवमेंट, उसी पूरे लंबे से जो एग्रेरियन डिस्ट्रेस था उसका। तो मैं एक प्रॉब्लम वो भी समझता हूँ ऐतिहासिक रूप से, जो जमींदारी सिस्टम था बिहार में, उसको भी। साथ ही साथ चलिए, जब भारत आजाद हुआ तो बिहार के लोग को भी लगा कि ये जो आजादी के बाद भारत का विकास का कदम ताल है, हम लोग भी उसमें कदम मिला पाएंगे। लेकिन उसके बाद आया फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। वो फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जो था, वो फिर से बिहार को डिसएडवांटेजियस पोजीशन में रख दिया। कैसे रख दिया? कि फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी में क्या था कि कहीं का लोहा हो, कहीं का कोयला हो, अगर कहीं भी इंडस्ट्री लगाए जाने के लिए लेके जाएगा वो कोयला और लोहा, तो उसमें जो कॉस्ट आएगा ट्रांसपोर्टेशन का, वो सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। तो हुआ क्या कि जो कोस्टल लाइन पे सिचुएटेड स्टेट थे, जहां से इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा आसान था,
हमारा कोयला, हमारा लोहा लेकर के वो लोग अपने महाराष्ट्र में या गुजरात में और कहीं और इंडस्ट्री लगाया गया। तो इसलिए वो फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जो है वो बिहार के लोगों के लिए बड़ा ही खराब रहा उस पॉइंट पे। आगे चलते हैं उसके बाद, लेकिन फिर भी कुछ हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन के राह में बिहार बढ़ा था, बिहार में कुछ इंडस्ट्रीज लगी भी। उसके बाद बात करते हैं बिहार का जनसंख्या और बिहार का लैंड। अगर आप देखेंगे तो बिहार जनसंख्या के दृष्टि से बिहार की जो स्थिति है और हमारा एरिया की दृष्टि से जो बिहार की स्थिति है उसमें बड़ा ही अंतर दिखता है आपको। तो एक वो भी रीजन रहा, उस रीजन का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि बिहार में प्रति व्यक्ति जो लैंड का रेशियो आप देखिएगा उसमें भी बिहार बहुत कम है। उसका रिजल्ट पड़ता है बिहार के एग्रीकल्चर पे कि हमारा लैंड होल्डिंग बहुत छोटा होता है, हमारे खेत बहुत छोटे होते हैं। हमारे खेत चूंकि छोटे होते हैं इसलिए हम लोग उस खेतों में ज्यादा जो आज के समय में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बाकी राज्यों में हो पा रहा है वो बिहार में नहीं हो पाता क्योंकि हमारे खेत बहुत ही छोटे बटे हुए होते हैं। उसके अलावा अगर बात करें आप तो एक प्रॉब्लम मैं ये देखता हूं कि जो बिहार का डिवीजन हुआ, बिहार और झारखंड बटा, वो फिर से बिहार को डिसएडवांटेज दे गया क्योंकि जो रिसोर्स थे वो सारा रिसोर्स झारखंड के साथ चला गया। तो ये फिर से चौथा लेवल पे एक और नुकसान बिहार को हुआ। इसके अलावा कहीं भी विकास पूरक राजनीति के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ही आवश्यक है, लेकिन बिहार में 40 बार रिजीम चेंज हुआ है, 40 टाइम्स रिजीम चेंज हुआ है, 25 सीएम बने हैं इतने कम समय के अवधि में। आप सोच के देखिए कि 90 से लेकर के आज के टाइम में बहुत हद तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ज्यादा रिजीम चेंज नहीं हुए हैं, ज्यादा सीएम नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी 40 बार रिजीम चेंज और 25 सीएम। इसका मतलब है कि उस बीच के समय में बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहा होगा। अगला कारण कि ये समय 1990 तक की मैं बात कर रहा हूँ कि 1990 तक का जो समय रहा उसमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ज्यादा रहा, जिसके चलते इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं प्राप्त कर पाए हम लोग। नहीं है 90 की बात करते हैं। 90 के बाद जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद पूरे भारत में विकास की एक नई आंधी चल रही थी, उस वक्त बिहार में नरसंहार की, बिहार में जातिवाद की आंधी चल रही थी। बिहार उस वक्त अलग ही दिशा में बढ़ रहा था। जब पूरे भारत में वैश्वीकरण के लाभ लेने के लिए पूरा भारत एकजुट था, वैसे में बिहार में क्या था कि अपने सामाजिक स्तर पे हम लोग उस वक्त ध्यान में होगा आपके कि कास्ट वायलेंस से जूझ रहे थे। तो वो एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी था जो बिहार ने 90 से लेकर 2005 तक का जो समय रहा उसमें काफी कुछ बिहार ने अपना नुकसान किया जातीय संघर्ष के चलते। इसके अलावा सबसे इंपोर्टेंट जो है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने पहले भी जिक्र किया, एग्रेरियन डिस्ट्रेस। बिहार जो है वो पूरी तरह से अभी भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोग किसी एक राज्य में, गांव में रहते हैं वो बिहार है। पूरे भारत में अभी भी जब इतने लोग माइग्रेट कर गए तब भी बिहार में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। और उस एग्रीकल्चर में हम लोग देखते हैं कि पूरी तरह से एग्रीकल्चर जो है वो अभी भी नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। जो नई तकनीक है वो हमारे खेतों तक नहीं पहुंच पाई है। तो एग्रेरियन डिस्ट्रेस जो है वो ही बिहार के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। तो जितना बातें मैंने की उनसे एक चीज लेकर के मैं जाता हूं, उनसे एक चीज कंक्लूड होता है कि चूंकि सारा प्रॉब्लम है इसलिए बिहार का टैक्स जो लोअर, कहीं ना कहीं जो बिहार का कंट्रीब्यूशन जो है टैक्स में वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि उद्योग नहीं है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर की स्थिति बहुत बुरी है, क्योंकि बिजनेस की स्थिति बहुत बुरी है। तो इसके चलते ओवरऑल इसका इम्पैक्ट पड़ता है बिहार के डेवलपमेंट पे। कुंदन, मैं सिर्फ एक से लाइन का सवाल पूछ रहा हूँ। आनंद जी, मेरा सवाल तो यही था, जैसे मान लीजिए कि ऐसा माना जाता है कि जब बिहार से इतने बड़े बड़े लोग निकल कर आए, और खास तौर से क्योंकि देखिए प्रशासन ही देश चला रहा है और प्रशासन ही राज्य में नीतियों को बनाने में, उसको लागू करने में मुख्य भूमिका निभाता है। लेकिन जब एक ऐसा माना जाता है कि बिहार से एक टाइम पे बहुत एक हब था, IAS IPS ऑफिसर्स वहां से बहुत ज्यादा निकलते थे,
तो जिनका देश के विकास में बहुत ज्यादा योगदान होता है नीति के निर्माण और उसके क्रियान्वयन में। तो जब ऐसी स्थिति थी तो उसके बारे में सिर्फ आप एक संक्षिप्त टिप्पणी कर दें कि इतनी प्रशासनिक भारी मात्रा में, एक तरीके से मैं कहूं कि एक बड़ी प्रशासनिक फौज अगर वहां से निकलती थी, उसके बावजूद भी अपना ही बिहार के लोगों का ही राज्य पिछड़ कैसे गया। बाकी अन्य राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है कि वहां से बहुत बड़े बड़े प्रशासनिक स्तर के अधिकारी बड़ी मात्रा में निकलते हो। विजय जी, इसका कारण मैं एक मानता हूं कि बाकी बिहार में और बाकी राज्यों में एक बड़ा ही अंतर रहा। बिहार में वो सब नेशनल कंसिस्टेंस नहीं रहा है। जो बाकी राज्यों में लोग देखते हैं अपने राज्य के प्रति एक अलग सा नेशनल, एक अलग से कंसिस्टेंस होता है ना, नेशनल अपने राज्य के आइडेंटिटी के लिए एक अलग सा डिग्निटी का सवाल होता है। बिहार जो है, अच्छा बात यह है, मैं बड़ा गर्व है मुझे बिहार के होने पे और बिहारी होने पे कि हम लोग यहाँ बिहार में कभी भी कोई सेक्शनिस्ट मूवमेंट, कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट या बिहार में कोई अपना आइडेंटिटी के लिए बिहार कभी स्ट्राइव नहीं किया है। बिहारी जब बिहार से बाहर निकलता है तो अपने आप को भारतीय मान लेता है और बिहार के बारे में कोई अलग तरह से नहीं सोच रहा होता है। वो सोचता है कि हम भारत के हैं, फिर भारत के बारे में सोचता है। तो इसलिए कोई विशेष ध्यान नहीं हम लोग उस तरह से बिहार के लिए दिए उस लेवल पे। तो आवश्यकता क्या था कि बिहार जो है भारत का एक ऐसा संतान जो प्यार बड़ा करता है अपने देश से, तो देश का ही ध्यान है कि थोड़ा सा विशेष ध्यान उसका रख लिया जाए। जी जी, कुंदन जी। अनंत जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी बिल्कुल, बताएं कुंदन जी। मैं बहुत संक्षेप का प्रश्न रखूंगा और समय भी बहुत कम है हम लोग के पास, तो आप उसको एड्रेस कर लें। हालांकि विधानसभा आने वाले चुनाव के लिए हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो दो सवाल। पहला कि क्या इस बार नीतीश कुमार का कुछ सात निश्चय फिर से कुछ अलग आएगा? वाकिफ होंगे हम लोग, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, पिछले बार बहुत अच्छा चला था, सात निश्चय के साथ वो उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा भी था और महिला की जो भूमिका आपने बताई उनमें से ही ये सारा शराब पाबंदी थी। दूसरा सवाल, जो जातिगत बात हम कर रहे हैं जिसपे हमारा पूरा ये डिस्कशन फोकस्ड है, तो क्या भूमियार ब्राह्मण समाज, जो मिस्टर आशुतोष जी ने, आप अवगत होंगे, काफी रिसेंट ये चीज उन्होंने लिया है, स्टेप लिया है और पार्टी फॉर्मेशन उन्होंने की है, इसका क्या आप प्रोस्पेक्टिव्स देखते हैं आगे के लिए और किस तरीके से राजनीति को अलग दिशा दे पाए? पहला प्रश्न आपका कुंदन जी, पहला प्रश्न का उत्तर यह है कि अभी भी बिहार के लोगों में नीतीश कुमार के लिए विश्वास है। उनकी क्रेडिबिलिटी अभी भी डेंट नहीं की है और उनसे ज्यादा अच्छा कोई अल्टरनेटिव लोगों को, क्योंकि अभी जो स्थितियां दिख रही हैं ग्राउंड पे, ऐसा लग रहा है कि कोई और अच्छा अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो आरजेडी है वो अपने पारंपरिक राजनीति से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। जो उनका, मैं बार बार बोल रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव या फिर रामविलास पासवान, नीतीश कुमार का जो उस टाइम का समय था, वो उस समय का जो राजनीति था, वो एक जो उस टाइम का डिमांड था उसके हिसाब से वो राजनीति था। नीतीश कुमार ने समय के साथ अपने आप को बदल लिया, अपने आप को विकास पुरुष के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। उनकी राजनीति पूरी तरह से विकास उन्मुख हो गई। लालू प्रसाद यादव और आरजेडी का जो कैरेक्टर है वो उस तरह से बदल नहीं पाया। वो अभी भी अपने मुस्लिम और यादव जो समीकरण है उसी पर उनका पूरा ध्यान होता है कि सिर्फ मुस्लिम और यादव मोबिलाइजेशन हो जाएगा तो उससे उनका राजनीतिक जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। तो इसलिए वो कोई और जो और समस्याएं हैं और जो और आवश्यकताएं हैं बिहार की, जो और जन आकांक्षाएं हैं, उसको छूने का प्रयास नहीं करते हैं। तो इसलिए अभी के जो स्थिति है, अभी की स्थिति में नीतीश कुमार डोमिनेंट दिखते हैं। नीतीश कुमार फिर से 2020 के चुनाव जीतने में सक्षम दिखते हैं, क्योंकि हम लोग जिस विकास की बात कर रहे हैं वो विकास अगर आंकड़ों में देखें तो कम से कम आंकड़े जो हैं 2005 के बाद से, वो आंकड़े बिहार डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहा है। बिहार सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला स्टेट रहा है पिछले कुछ सालों में। तो इसलिए नीतीश कुमार अपना डेवलपमेंट का फेस बना पाए हैं। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अगले चुनाव में भी सफल रहेंगे, ऐसा अंदाजा है। दूसरा सवाल जो आपने
जो नई एक पार्टी बनी है उसके बारे में आपने पूछा। कुंदन जी, बिहार में का समस्या ही यही है कि बिहार हाईली पॉलिटिसाइज्ड स्टेट है। एलमेन एंड भरवा ने 3 तरह का डिस्टिंक्शन किया था, है ना। एक ऐसा स्टेट जहां पॉलिटिक्स नदारत है, बहुत लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। दूसरा है ना, जहां पॉलिटिक्स में लोग इंटरेस्ट लेते हैं। और तीसरा जहां पॉलिटिक्स में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेते हैं। पॉलिटिकल कल्चर का एक तीसरा जो कॉन्टेक्स्ट है, मैं बिहार को देखता हूँ। बिहार कुछ ज्यादा ही पॉलिटिसाइज्ड है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो चीजें जाति जो है, जाति सामाजिक चीज है, जाति का रोल सामाजिक स्तर पे होना चाहिए। समाज में भी काफी कुछ है। किसी के बेटे के पास पढ़ने का पैसा अगर नहीं है और वो जातीय समूह अगर उसको मदद करता है तो जाति का रोल मुझे समझ में आता है वहां पे। किसी की बेटी के शादी में अगर कोई समस्या है और जातीय समूह उसके साथ आता है तो मुझे समझ में आता है। किसी को चिकित्सा से संबंधित कोई आवश्यकता है और जाति समूह का हम लोग बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जिस तरह से जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए जो बनती है बिहार में जाति बेस्ड पार्टियां, अब उसका समय नहीं है। अब बिहार के लोग उस तरह के राजनीति को नकार रहे हैं। अब विकास की राजनीति चलेगी। अब जातिवाद की राजनीति धीरे धीरे बैकड्रॉप में चला जाएगा।